अपने प्रोग्राम को नाज़रीन जारी रखते हैं। आज प्रोग्राम का मकसद जो है हमारे उन इदारों को निशाना बनाना है जिनका एक बयानिया आया हमारे साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिन्होंने बाहर बैठ के लंदन में एक बयानिया दिया। वो उन इदारों के बारे में बात की जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी जान का नजराना देने से गुरेज नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ अफ़वाज पाकिस्तान और ISI की। ISI वो इदारा है नाज़रीन जो पाकिस्तान की मुल्क की सलामती के लिए बहुत ही अहम किरदार प्ले कर रहा है। मैं छोटी सी चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा, फिर अजीज़ आकला साहब की तरफ जाऊँगा। नाज़रीन, अगर आप देखें पाकिस्तान की सियासत के अंदर ISI की दखल अंदाजी को, तो आप माजी से लेकर अब तक देखें पाकिस्तान की सलामती के लिए जब भी पाकिस्तान के बुरे हालात में जब भी अफ़वाज पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी, हमारे इन्हीं सियासतदानों ने अफ़वाज पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया। आपके यहाँ इलेक्शन हो, आपके यहाँ अर्थक्वेक आया, आपके यहाँ फ्लड आया, जब भी बुरे हालात पेश हुए तो ये जमहूरियत के जो अलम बरदार बनते हैं, बड़े बड़े दावेदार बनते हैं, जो चैंपियन बनते हैं जमहूरियत के, उन्होंने अफ़वाज पाकिस्तान को तलब किया। आज भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी मामला होते हैं उसके अंदर जमहूरियत के जो बड़े चैंपियन हैं उनको अफ़वाज पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। और क्यों ना ज़रूरत हो, क्योंकि अफ़वाज पाकिस्तान हमारे मुल्क की है और मुल्क की सलामती के लिए जो किरदार अफ़वाज पाकिस्तान अदा कर रही है वो हमारा कोई भी इदारा अदा नहीं कर रहा। अकला साहब, आप इस बारे में बताएं, इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब का बयान चले खासतौर पर ISI और अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी क्या महसूस करते हैं आप? मैं समझता हूँ कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के अंदर है जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, मुसलसल है, जहाँ पर तरक्की उस बेसिस पे नहीं होती है कि आप बाप और बेटा, हर आदमी मेरिट के ऊपर आते आता है, तो मेरिट उसका सबसे अच्छा है। और मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तानी अफवाज ना होती और हमारा ये जो ISI ना होती तो मैं नहीं समझता हूँ दुनिया हमारे साथ क्या क्या नहीं करती। आज हमारा शाम, लुबनान और दीगर ममालिक के जैसा होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल फुटबॉल की तरह हमें इधर उधर घुमाते हैं। यही एक कंसिस्टेंट इदारा है जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मेरिट बेसिस है और जो हर फील्ड में मदद कर रहा है। आज देखें, आज तो वो सारे साइंस का भी सारा एयरपोर्ट हवाई जहाज डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट यानी साइंस की तरह। अब ये फिफ्थ वॉर जो शुरू हो रही है उसके लिए भी दे आर वेरी प्रिपेयर्ड। आप मुझे बताएं कौन सा इदारा पाकिस्तान में जो इतना ऑर्गेनाइज होकर काम करता है? अगर आप कहीं से भी किसी शहर में पाकिस्तान में चले जाए, जहां आप पुलिस ये आर्मी की छावनी देखेंगे, आप देखेंगे पूरा एरिया साफ होगा, उनकी हर एक दीवार, हर चीज जो हमें बाहर से एक कॉमन मैन को नजर आता है कि बिल्कुल डिसिप्लिन। और आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे जो कमर्शियल इदारे हैं, बल्कि मैं सिटीजन फाउंडेशन की बात करूंगा, जितने हमारे फील्ड ऑफिसर है और जो फाउंडिंग मेंबर में भी एक रिटायर्ड मेजर जनरल शामिल थे और मैं ब्रिगेड में साथ रहता हूँ। एक तो ये मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इनको तालीमी बचपन से जब यंग आर्मी कैडेट वही लोग जाते हैं आर्मी जिनसे मुल्क से मोहब्बत होती है, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग उसके ऊपर होती है, फिर वो जान देने के लिए तैयार होते हैं और ये बड़े डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि आर्मी में तो यस यस नो नो कोई इफ और बट होता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा बहुत ही हर तरह से ड्यूरिंग द आर्मी टाइम दे आर आवर एसेट्स, आफ्टर रिटायरमेंट इवन बिगर एसेट्स। यानी कितने प्राइवेट इदारे हैं जो ये रिटायर्ड जनरल हो और ये आपके ब्रिगेडियर, मेजर, कर्नल डिफरेंट पोजीशन में काम कर रहे हैं and they bring lot of management skill and whatever। अच्छा, अगर हम नजर दौड़ाएं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत मंझे हुए सियासतदान रहे हैं, साबिक वजीर आजम हैं, मुस्लिम लीग नून से जो है वो सदर हैं पार्टी के, पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो सियासी जमात है उसको रन करते रहे हैं अपने भाई शहबाज शरीफ के साथ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के और इनके कॉल और फेयर में मुझे तजाद पाया जाता है, बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है, उनका अंदाज भी बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरा, मुझे एक बात ये बताइएगा कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब को जब भी मौका मिला, वो जब भी सियासत के मैदान में आए, जब भी हुक्मरानी की उन्होंने, तो उनको अपने नामजद करदा जर्नलों से या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मसाइल का सामना रहा। इसकी क्या वजूहत है? आप परवेज मुशर्रफ देख लें, जनरल राहिल शरीफ देख लें, अब जो है वो बाजवा साहब हैं, उनको देख लें आप, ये इन्हीं के अपॉइंट करदा लोग थे। तो क्या वजूहत है इसकी? मेरे ख्याल से यही लोग होते हैं जो इनकी यस हाँ में आने मिला। अगर आप किसी भी मुल्क के अंदर उसके इदारों की जो है वो मुदाखलत के हवाले से देखें, तो मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। क्या भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है वो पाकिस्तान को खरीद सकती है या नहीं खरीद सकती? बेशक आप देखें हमारे कितने माजी के अंदर आपको ऐसे सियासतदानों की मिसाल मिलेगी जिनको इन इदारों ने खरीदा और पाकिस्तान के खिलाफ जो है बैरूनी अनासिर हमेशा जो है वो यही किरदार अदा करते रहे। देखिए, फिफ्थ जनरेशन वॉर के अंदर जो है वो क्या रहा है, हमारी आर्मी इसके लिए तैयार है। दुश्मन अनासिर ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए
उन्होंने भरपूर तरीके अपनाए। जब वो नाकाम हुए तो उन्होंने 5th जनरेशन का आगाज कर दिया। उस 5th जनरेशन वॉर में वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी को और उन इदारों को जो मुल्क की सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आवाम में गंदा कर दिया जाए। उनका ऐसा खाका पेश किया जाता है कि वो मुल्क के ऊपर काबिज है और मुल्क की सलामती से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, क्या आपको पाकिस्तान में दहशतगर्दी नजर नहीं आ रही थी? अगर आप देखें मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए किसने अहम किरदार अदा किया? ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अर्ब क्या था? बिल्कुल राकला साहब, अगर ये नहीं हुआ होता तो आज पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हो सकती थी। सीरिया और लीबिया जैसा हाल हो जाता हमारा, और क्या होता। तो नाज़रीन, मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें और शेयर करना चाहूँगा जो मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को या उन सियासतदानों को पाकिस्तान की सियासत के अंदर ISI की दखल अंदाजी पे एतराज़ क्यों है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से उनको एतराज़ है। तो हम एक छोटी सी रोशनी डालते हैं। अगर आप देखें कि CIA के कहने पर मुल्क व कौम से जो गद्दारी करने वाले लोग हैं, जो मरतब हुए हैं, आप मेमो गेट देख लें, आप जरदारी देख लें, आप नवाज शरीफ साहब देख लें, अल्ताफ हुसैन, असफन यार वली और अचकजई, जिनके राह और दीगर इदारों से बाकायदा राब्ते मौजूद हैं, जिसको बाकायदा वो पेश किया गया। अल्ताफ हुसैन साहब जो बैरुल मुल्क में बैठे थे, कल तक सियासत कर रहे थे कराची के अंदर, उन्होंने कराची के अंदर जो लहू बहाया है, जो नौजवानों का कत्लेआम हुआ है, जो कराची के अंदर बोरी बंद लाशें अजीज अकल साहब मिल रही थी, वो क्या था? वो यही तो था कि वो भारतीय जो है वो हुक्मरानों का आलाकार बने हुए थे। नफरत का उन्होंने बीज बोया हुआ था। उस बीज की वजह से जो है वो लसानियत को जो है वो फरोग हासिल हुआ। कोई महाजिर बन गया, कोई सिंधी बन गया, कोई पठान, कोई बलोची, कोई सराइकी, इस तरह लोग डिवाइड हो गए। और इस डिवाइड होने की वजह से जो बैरूनी ममालिक हैं, जो दुश्मन अनासिर है, उनको भरपूर जो है वो एनर्जी मिली और पाकिस्तान के खिलाफ जो है उन्होंने भरपूर काम किया। इसी वजह से आज FATF जैसा मामला जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है, वो चाह रहे हैं कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। अब देखेंगे ISI में भी जो लोग होते हैं, अब पुतिन है इस वक्त रशिया का जो प्रेसिडेंट है, ही वाज ए 5 KGB मेंबर। इस तरह से बुश सीनियर है, ही वाज ए CIA डायरेक्टर। तो ये लोग तो बहुत ही होशियार होते हैं क्योंकि ये ट्रेन होते हैं, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये इंफॉर्मेशन हम दुश्मन को सरहदों पे और बैरूनी दुश्मनों के लिए मुकाबला करते हैं, तो ये जो मुल्क से पैसे चोरी करते हैं ये भी तो मुल्क के दुश्मन है। तो मैं तो समझता हूँ ISI का पूरा रोल होना चाहिए। अगर है तो ISI में एक डिवीजन आ जानी चाहिए जो सिर्फ ये कमर्शियल फ्रॉड को पकड़े, क्योंकि आप देखेंगे पैसे से तो हर चीज है। आर्म फोर्स भी पकड़े पैसे की नहीं चलती। अगर आपको जिस मुल्क के पास आज पैसा है वो इकोनॉमिक पावर है, वो मिलिट्री पावर भी है। आज चाइना इतनी बातें कर रहा बिकॉज दे आर मिलिट्री पावर, तो अमेरिका जो इतनी बातें कर रहा बिकॉज दे हैव मनी ऑल्सो। तो बहुत जरूरी है कि हमारे जितना भी पॉलिटिकल निज़ाम है इसको करप्शन से साफ करना है, तो हमें ISI की बहुत जरूरत पड़ेगी। अच्छा, राकला साहब ने बताया कि मिसाल दी, रशिया की मिसाल दी, दीगर कंट्रीज की दी, अमेरिका की दी, कि साबिक जो ISI के चीफ होते हैं या आर्मी चीफ होते हैं, वही मुल्क के अंदर एक अहम टास्क फोर्स का जो है वो किरदार अदा करते हैं और मुल्क को लिए टारगेट बनाते हैं सही सिमत में लेके जाने के लिए, कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी अगर हमने सही सिमत में लेके जाना है, तो अगर कोई ISI का साबिक चीफ है या साबिक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ है, अगर हम उसके ज़ुम्मे कोई ऐसा, जैसे उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा कमर्शलाइज बना दिया जाए जो इन चीज़ों को चेक करे और जो अकाउंटेबिलिटी है उसको बेहतर अंदाज में बनाए, तो वो हो सकता है। मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि आप सकूत ढाका सबको पता है कि सकूत ढाका की बुनियाद किस तरह हुई। शेख मुजीबुर रहमान गद्दारी के 1970 में के अंदर अगरतला साजिश केस में सालों पहले पकड़ी जा चुकी थी। जब गद्दारों को फांसी देने का वक्त आया तो इलेक्शन उनको जितवा दिया गया। तो सुकूत ढाका जैसे जो है वो सानिया रूनुमा हुआ। अगर हुकूमत जो है, मैं आपको लेके जाता हूँ दीगर ममालिक, KGB क्या है, उसके बगैर जो है वो रूस के अंदर जो है वो हुकूमत नहीं बन सकती। इसी तरह CIA के अंदर अमेरिका के इलेक्शन में CIA की मर्जी के बगैर जो है वो कोई काम नहीं होता। इसी तरह अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क भारत देख लें, भारत के अंदर जो है वो रॉ की जो एजेंसी है इनकी अपनी, उसकी मर्जी के बगैर जो है वो कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ सकता किसी सियासतदान का। अगर जब वहाँ इन ममालिक में ये हो सकता है तो पाकिस्तान के अंदर ISI अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर सकती? और अगर सियासत के अंदर दखल अंदाजी ISI कर रहा है तो आपको एतराज़ क्या है? मुझे ये सियासतदान ये बताएं जो मुल्क की जमहूरियत के दावेदार हैं। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी सियासत के अंदर जो है वो इन इदारों का जो है अमल दरामद नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब आप फिर खुद इनसे तवक्का करते हैं कि ये अभी जो मौजूदा सूरत हाल हुई है उसके अंदर कैप्टन सफदर साहब को उठाया गया तो आर्मी चीफ जो है वो मुदाखलत करें। इमरान खान साहब का इनका लेना देना नहीं है।
एक तरफ आप दावा ये करते हैं, दूसरी जानब अपने ही बयानी से जो है वो फिर जाते हैं कि जनाब इनको दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये तो खुला तजाद नहीं, अगर देखा जाए तो वो सुहेल वड़ाई साहब की बात। देखिए मैं आपको सही हो जाता हूँ कि जब भी कानून बनते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ चोर को होती है। जो ईमानदार आदमी होता है उसको अच्छी बात है कि उसके काम को सराहा जाएगा और उसको हेल्प मिलेगी। अब हम इस वक्त हम दो इदारों की बात कर रहे हैं, एक तो ISI की मदद आ जाए और दूसरा जो FATF का कानून बने। अब जो फेफ्ट उसको आप कहते हैं, तो उसके जो कानून बने उससे मुल्क को फायदा हो ना, हमारी रेमिटेंस बढ़ गई है। और अगर मुल्क को फायदे के लिए काम, अगर इसके इनडायरेक्टली जो चोर है वो डर रहा है इससे। इसी तरह से अगर ISI का नाम न दे, उसको कोई और नाम दे, लेकिन खुफिया इदारा मुल्क में होना चाहिए। कोशिश होती है कि हम चीज़ों को जो है वो हकीकत जो है उसको आपके सामने पेश कर सकें और उसकी सही रूह के साथ उसको पेश किया जा सके। देखिए पाकिस्तान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है, और मेरा और हम सब का, उन तमाम पाकिस्तानियों का मानना है कि पाकिस्तान की दिफा के अंदर अफवाज पाकिस्तान के किरदार को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अगर आज अफवाज पाकिस्तान ना हो, आज हमारे इंटेलिजेंस जो इदारे हैं ख़ासतौर पर ISI जैसा इदारा ना हो, तो पाकिस्तान के वजूद को जो ख़तरात लायक हैं वो आप और मैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे दुश्मन अनासिर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो कोई भी लम्हा, कोई भी वक्त ज़ाया करे बगैर पाकिस्तान को दुनिया के वजूद से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि हमारे पास एक दो ऐसे इदारे मौजूद हैं। अगर आज हमने ये 5th जनरेशन का वॉर का मुकाबला नहीं किया तो यकीनन हम किसी को दुनिया के अंदर अपनी तारीख़ बताते हुए भी शर्माएंगे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क भी हमारे पास मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान की और हमारी हिफाजत फरमाए। अपने होस्ट महबूब अली शेख और अज़ीज़ अकरम साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।